हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आपने हमारे चैनल पे अब तक अलग अलग तरीके के मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस देखे हैं, जहां पे हमने उनके यूज़, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से रिलेटेड आपके साथ बातें शेयर करी हुई हैं। अब से हम आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कुछ कॉमन और कुछ स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के पॉसिबल साइड इफेक्ट के बारे में। इसका मकसद ये है कि आप ये जान सकें कि अगर आप अपनी मर्जी से बिना किसी डॉक्टरी सलाह से दवाई लेते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हमारे चैनल पे हमने कभी भी आपको उस पर्टिकुलर ड्रग का डोज नहीं बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो चैनल आप देख रहे हैं, ये किसी जनरल पब्लिक के द्वारा नहीं बनाया जा रहा है। ये बना रहा हूं मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और एक प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूं, जिसे 13 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और ये मेरा अपना फेवरेट फील्ड है। इसलिए सारी जानकारी यहाँ पे आप ट्रस्टवर्दी के रूप में ले सकते हो। आज के इस वीडियो की सीरीज की शुरुआत करेंगे हम सबसे कॉमन टैबलेट के साथ, वह है आपका पैरासीटामोल। जब हम बात करते हैं ड्रग की, तो उसकी कोई कंपनी नहीं होती। जब अगर मैं बात कर रहा हूँ पैरासीटामोल, तो इससे संबंधित किसी भी कंपनी के बारे में हम कोई भी बात नहीं कर रहे होते। हम बात कर रहे होते हैं उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में। तो आज का हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है पैरासीटामोल। चाहे ये आप टैबलेट के फॉर्म में यूज़ करें, चाहे इसे आप सिरप के फॉर्म में यूज़ करें, अल्टीमेटली बात हो रही है पैरासीटामोल के बारे में। पैरासीटामोल एक ऐसा कॉमन सा टैबलेट है जिसके हम काफ़ी सारे यूज़ जानते हैं। अगर आपके बॉडी में कभी भी बॉडी टेम्परेचर एलिवेट हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो आप पैरासीटामोल को ही यूज़ करते हो। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दर्द हो रहा है तो भी आप पैरासीटामोल को यूज़ करते हो। तो ये जो पैरासीटामोल है, इसका एक और केमिकल नाम है जिसे हम एसिटामिनोफेन के नाम से जानते हैं। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए काफ़ी काम आएगा कि इसका और एक नाम होता है जिसे हम एसिटामिनोफेन कहते हैं। ये एक ऐसा दवाई है जो आपको, जैसा मैंने कहा, कि माइल्ड पेन या फीवर से आपको रिलीफ देने का काम करता है। इसकी कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो ये NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की क्लास का आता है, जिसमें एक स्पेशल क्लास रखा गया है स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक बट वीक एनाल्जेसिक एक्टिविटी रखने वाला दवाई। इट इज़ जनरली कंसिडर सेफ वेन यूज एज डायरेक्टेड। वैसे तो बहुत कम लोगों को पैरासीटामोल के रिलेटेड साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, तब जब वो डॉक्टरी सलाह के अनुसार लेते हो तो। लेकिन जब कभी भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी जहां पे आपने या तो इसे अपने मन से लिया या इसे कुछ और केमिकल के साथ में लिया, जैसे दूध के साथ आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद इसको अवॉइड करना चाहिए, इसका एक फिक्स डोज होता है, इससे आपको ऊपर नहीं जाना चाहिए। एक दिन में आपको मैक्सिमम 500 mg पैरासीटामोल के 4 गोली ही खाने की अलाउड परमिशन है डॉक्टर के अकॉर्डिंगली। तो ये कभी भी 4 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 4 भी नहीं जाना चाहिए। और एक के बाद दूसरे टेबलेट लेने के बीच में कम से कम 4 घंटे का गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी लिया, 1 घंटे बाद दूसरा ले लिया, 1 घंटे बाद तीसरा ले लिया, ऐसा नहीं। एक के बाद दूसरे के लेने के बीच में कम से कम 4 घंटे का गैप होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपको साइड इफेक्ट देखने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन कोई भी मेडिसिन सेफ तो नहीं होता। दुनिया में कोई भी दवाई बनी है ही नहीं जो 100% सेफ होने का क्लेम करे। अगर कोई आपसे ये कहता है कि ये दवाई 100% सेफ है, तो वो आपसे पूरी तरह से सच नहीं कह रहे। अप टू 0 साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन इक्वल टू 0 कभी भी नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं कि पैरासीटामोल में कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। फिर से कह दूं कि ये ड्रग का जो साइड इफेक्ट है वो डोज डिपेंडेंट है। यहाँ पे आप इसके इफेक्ट को इस तरीके से समझ सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे एलर्जिक रिएक्शन के बारे में। अगर आप अधिक मात्रा में पैरासीटामोल लेते हो तो सबसे कॉमन जो साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा वह है एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन मतलब क्या होता है? आपने कई बार ये शब्द सुना होगा कि इसको इस चीज़ से एलर्जी है, उसको उस चीज़ से एलर्जी है। तो एलर्जी कहने का मतलब है जब कभी भी आपके बॉडी में कोई ऐसे इन्वेंट हो, ऐसे इंसिडेंट हो जहां पे आपकी बॉडी उस पर्टिकुलर एजेंट के रेस्पेक्ट में हाइपर सेंसिटिविटी टाइप का रिएक्शन दिखाना शुरू कर दे, जिसके अंतर्गत रैसेस, खुजली, आंख से पानी की बूंदें टपकना, नाक से पानी की बूंदें टपकना। याद रखिएगा, ये आंसू नहीं है और ना ही ये आपके नाक से निकलने वाले म्यूकस हैं। इस तरह के आंख का लाल हो जाना ये एलर्जिक रिस्पॉन्स दिखता है। कभी कभी आपके स्किन में थोड़े ज़्यादा चकत्ते देखने को मिल सकते हैं। तो एलर्जिक रिस्पॉन्स में क्या देखेंगे आप? इन रेयर केस पैरासीटामोल कैन कॉज एन एलर्जिक रिएक्शन विच में मैनिफेस्ट एज स्किन रैशेस, जिसके रूप में अगर आप पहचानना चाहोगे कि भाई मुझे पैरासीटामोल का एलर्जी हुई, तो कैसे पहचानेंगे? यह आपके स्किन में रैशेस कॉज कर सकता है, स्किन में इचिंग कॉज कर सकता है जिसको हम लोग खुजली बोलते हैं, वहाँ पे स्वेलिंग हो सकता है, सूजन हो सकता है, या फिर आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ये नॉर्मल नहीं है।
ये एक प्रॉब्लम की बात है और ये तब होगा जब आप एक्सीड कर जाओगे डोज को, या तो बिना किसी डॉक्टरी सलाह के अनावश्यक रूप से आप लेते रहोगे, या जैसा मैंने कहा कि अल्कोहल का कंजप्शन करने के बाद लेंगे, या फिर इसको किसी और कॉन्ट्राइंडिकेटेड सब्सटेंस के साथ मिलेंगे। तो कभी भी सेल्फ मेडिकेशन इसीलिए तो नहीं करना चाहिए। If you experience any of this allergic reaction, you should ask your medical registered pharmacist or medical practitioner immediately। अगर आपको इस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं, आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, फार्मासिस्ट से बात करें, या फिर अपने डॉक्टर से सलाह लें जिनके थ्रू आपने मेडिसिन लिया है, या अगर आपने सेल्फ मेडिकेशन किया है तो फिर आपको किसी भी अच्छे डॉक्टर के साथ जाके कंसल्ट करना चाहिए। ये तो हो गई कॉमन एक एलर्जिक रिएक्शन के बारे में। दूसरा क्या है? लीवर डैमेज। और ये जो आपको प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो आपको किसी भी पैरासिटामोल के टैबलेट के पीछे साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे देगा। हर एक कंपनी ये डिस्क्लेमर में डालती भी है कि आपको ओवरडोज लेने पे या फिर सेल्फ मेडिकेशन करने पे ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। दूसरा है लीवर डैमेज। लीवर हमारी बॉडी का एक ऐसा महत्वपूर्ण पार्ट है जहाँ पे जितने भी खाना पीना हम खाते हैं उनका भी, जितना भी मेडिसिन लेते हैं उनका भी, और जो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे बॉडी में जाते हैं उनका भी मेटाबॉलिज्म होता है। इन शॉर्ट कहा जाए तो लीवर मेटाबॉलिक प्रोसेस करने का हब है, एक मेन सेंटर है। तो अगर आप हाई डोज में पैरासिटामोल लेते हो और आप फ्रिक्वेंटली लेते हो, या जो रिकमेंडेड डोज है उससे ज़्यादा चले जाते हो, तो ये आपके लीवर को एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस पैरासिटामोल के जो मेटाबोलाइट बनेंगे ना, मेटाबोलाइट मतलब जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके बाद जो बचता है उसे मेटाबोलाइट कहते हैं। तो ये मेटाबोलाइट धीरे 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 आपके लीवर में एक्यूमुलेट होते रहेंगे और फिर आगे जाकर के आपको ये प्रॉब्लम में क्रिएट करेंगे। ये एक्यूट नहीं होते मोस्ट ऑफ द केसेस, ये क्रोनिक होते हैं। इसको होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आज आपने लिया तो कल आपका लीवर डैमेज हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप अधिकतर मात्रा में लगातार इसका कंजप्शन कर रहे हैं तो एक समय आएगा जरूर जब आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और इसके लीवर डैमेज करने की प्रोबेबिलिटी तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब कभी भी कोई भी व्यक्ति अल्कोहल का कंजप्शन करता हो, या उसको लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम पहले से हो और उसको फिर से पैरासिटामोल का ओवरडोज दे दिया जाए या ले लिया वो अपने मन से, तो प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं आपको क्या बोला, आपको समझ में आ गया? एक जनरल पब्लिक जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लीवर से संबंधित, वो ओवरडोज लेगा तो उसको चांसेस है कि लीवर में प्रॉब्लम देखने को मिले, जैसे मैंने अभी आपको कहा लीवर डैमेज का। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले से अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है या फिर उसके लीवर में पहले से कोई प्रॉब्लम है और उसके होते हुए भी वो पैरासिटामोल का डोज ज़्यादा ले ले, तो फिर उसकी प्रॉब्लम सीवियर हो जाएगी और बहुत जल्दी वो प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ये बात हो गई लीवर डैमेज के रिस्पेक्ट में। तीसरा है ब्लड डिसऑर्डर, यानी कि आपके ब्लड में क्या क्या प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है। कुछ रेयर केस में पैरासिटामोल ये देखा गया है कि वो ब्लड से संबंधित कुछ स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है, जिसमें आपका है ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस। ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस एक मेडिकल टर्म है, इसका मतलब होता है अ डिक्रीज इन व्हाइट ब्लड सेल। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में जो आपके प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम का मुख्य घटक है WBC, व्हाइट ब्लड सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो फाइट करने का काम करता है। तो इन रेयर केस में अगर पैरासिटामोल का डोज ज़्यादा लेते हो, आप फ्रिक्वेंटली लेते रहते हो, तो टैकीकार्डिया की तो हो चांसेस है ही है, साथ में इसके भी चांसेस है कि आपके WBC के प्रोडक्शन को वो कम कर दे, काउंट उसका कम हो जाए। अब भाई जब WBC का काम आपकी बॉडी को बॉडीगार्ड की तरह प्रोटेक्ट करना है, तो जब WBC का काउंट कम हो जाएगा तो फिर आपकी बॉडी को बाहर से आने वाले एंटीजन, पैथोजन, माइक्रोऑर्गेनिज्म से बचा के कौन रखेगा? तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और भी आपको देखने को मिल सकता है, ये कहलाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये भी मेडिकल टर्म है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब क्या होता है? अ डिक्रीज इन ब्लड प्लेटलेट, जिसके कारण से आपके ब्लड में प्लेटलेट की कमी होने लगेगी। अब आप प्लेटलेट का मतलब समझ लीजिए तो आपको और मजा आ जाएगा समझने के लिए। प्लेटलेट कहने का मतलब है एक ऐसा घटक जो कि आपके ब्लड के क्लॉट होने में मदद करता है। जब कभी भी कोई छोटा मोटा चोट लगता है, इंजरी होती है, ब्लीडिंग होती है, थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि वो ब्लीडिंग बंद हो गई, वहाँ पे एक थक्का जैसा जमना शुरू हो गया, वो कहलाता है क्लॉट। और उस क्लॉटिंग को करने में मदद करते हैं आपके प्लेटलेट। तो प्लेटलेट इज इक्वल टू क्लॉटिंग इज इक्वल टू लैक ऑफ ब्लड लॉस, जिससे आपकी जान बचती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक्सेस में पैरासिटामोल लेते हो तो फिर वो प्लेटलेट के बनने को रोकेगा, और प्लेटलेट जब नहीं बनेंगे तो फिर क्लॉटिंग भी नहीं होगी। इससे क्लॉटिंग नहीं होगी तो चोट लगेगी तो ब्लीडिंग होता ही रहेगा, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगा। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। ये एस्प्रिन के साथ भी आप पढ़ोगे, जो कि लगभग एक जैसे फिनोमिना शेयर करते हैं, और ये एक मेजर प्रॉब्लम है। इसीलिए कभी भी जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो ना उसको एस्प्रिन दिया जाता है, ना पैरासिटामोल दिया जाता है, ना इस कैटेगरी के दूसरे ड्रग जो कि NSAID को बिलोंग करते हैं वो नहीं दिए जाते, वरना वहाँ पे ब्लीडिंग के चांसेस
चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाएगा। दिस कंडीशन कैन अफेक्ट द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन। ये जो पूरी प्रॉब्लम है जिसमें आप देख रहे हो WBC, तो मैंने कहा कि आपको इससे क्या प्रॉब्लम होगा, इससे आपकी बॉडी जो पैथोजेनिक सब्सटेंस है, इन्फेक्शन है, उनसे फाइट करने की क्षमता कम हो जाएगी और उससे ब्लड का क्लॉट होना भी रुक जाएगा। और जब ब्लड का क्लॉट होना रुक जाएगा तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग ज़्यादा होगा तो आपको पता है कि ब्लड लॉस होने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद एक और डिजीज के बारे में बात कर लेते हैं जो कि साइड इफेक्ट के रूप में हमको देखने को मिलेगा अगर आपने अधिक मात्रा में पैरास्टामोल के डोज को लिया तो। यह है आपका किडनी प्रॉब्लम। लीवर और किडनी दो मेजर साइट हैं जिस पे ज़्यादा असर पड़ता है पैरास्टामोल का। लीवर मेटाबॉलिक साइट है और किडनी एलिमेंट्री पार्ट है, यानी कि वेस्ट मटेरियल को, जो ड्रग का मेटाबोलाइट है उसको भी, जो आपके ब्लड में इंप्योरिटीज हैं उसको भी, जो भी खाना पीना खाया उसमें जो इंप्योरिटीज आए हैं उसको भी फिल्टर करने का काम करता है आपका किडनी। तो किडनी एक मेन पार्ट है। अगर किडनी में ही प्रॉब्लम हो गया तो जो वेस्ट मटेरियल बने हैं आपके ब्लड में वो बॉडी से कैसे बाहर निकलेंगे, वो तो अभी भी आपके ब्लड में ही रहेंगे। इससे प्रॉब्लम होना तो तय है। तो यहाँ पे क्या होगा अगर आप एक्सेस में पैरास्टामोल कंज्यूम करते हो तो, हालांकि बहुत कम कॉमन केस में देखने को मिलता है, लगभग रेयर केस में, तभी जब आप एक्सेस कर जाओगे डोज को। तो यहाँ पे देखा गया है कि ये किडनी डैमेज करता है, और अगर आपने लंबे समय तक पैरास्टामोल लिया या फिर NSAID की किसी भी कैटेगरी को लिया तो फिर आपकी किडनी के डैमेज होने के चांसेस हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, हालांकि ये लाइव एग्जाम्पल है, केस स्टडी है, मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट जब मैं छोटा था, जब मैं फार्मेसी नहीं भी कर रहा था, तब के केस में मैंने गांव में देखा कि एक व्यक्ति थे जिनको घुटने की दर्द होती थी, जिसको हम लोग अब समझ में आया कि उनको प्रॉब्लम थी अर्थराइटिस की। तो वो पेन आपको पता शायद ना हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, बियरेबल नहीं होता। तो वो लगभग एक दिन में 2 या 3 बार पैरास्टामोल और NSAID के डेरी का, जो आप ब्लैक्लोबिन सुना होगा कभी नाम आपने, उसका कंजप्शन करते थे। तो रेगुलरली और ज़्यादा कंसंट्रेशन पे जाते गए तो फिर ये डोज भी ज़्यादा हो गया, सब कुछ ज़्यादा हो गया, और अल्टीमेटली किडनी में प्रॉब्लम होने को जो सिम्टम है वो देखने को मिला। इसीलिए कभी भी लंबे समय तक अनावश्यक रूप से पैरास्टामोल या कोई भी ड्रग आप ना लिया करें। ये जो रिस्क है किडनी डैमेज होने का, वो तो कॉमनली किसी भी व्यक्ति में देखने को मिल सकता है अगर वो पैरास्टामोल का डोज ज़्यादा ले तो। लेकिन जैसा मैंने लीवर केस में बात किया था, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके किडनी में पहले से ही कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के होने के बावजूद वो पैरास्टामोल का डोज एक्सेस में कंजप्शन करता है, फिर उसके प्रॉब्लम के चांसेस और बढ़ सकते हैं, रिस्क फैक्टर बढ़ सकता है। समझ लीजिए कि आग में घी डालने का काम करेगा अगर उसकी किडनी में पहले से कोई प्रॉब्लम है तो। ये हो गई आज की बात। तो आज की वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करा कि पैरास्टामोल के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आपको डराया जाए, ये डर होना चाहिए लेकिन पॉजिटिव वे में। डर इस बात से होना चाहिए कि आप अपनी मर्जी से कोई भी ड्रग उठा के खा लेते हैं, ऐसा जो आदत है उसको छोड़ें। लेकिन याद रखिएगा, ये ड्रग सभी तरीके से सेफ है अगर आप अपने डॉक्टर के बताए गए निर्देशानुसार इसको यूज करते हो तो। लेकिन जहाँ पे आपने अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाया और इसकी क्वांटिटी को, इसके डोज को बिना कोई सोचे समझे एक्सीड कर दिया, फिर आप तैयार रहिए, आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। भगवान ना करे ऐसा कभी हो। इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन एंड ओवरडोज, अननेसेसरी कंजप्शन ऑफ मेडिसिन को आज से बंद कर दें और हमेशा सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करें। थैंक यू। कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हुआ हो तो। थैंक यू, टेक केयर, नमस्कार।